हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शाश्वत सीजी पेशी सीजी व्यापक में। देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर हमारी जो क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का आपका 13वां क्लास, है ना? ये आपका 13वां क्लास है, याद रखिएगा, ठीक है? और जितनी भी क्लासेस कर रहे हैं हम लोग सब एमसीक्यूज के फॉर्म में कर रहे हैं, है ना? और विज्ञान सेक्शन से आपका 60 नंबर का पेपर जो है 60 नंबर का प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है? इसके साथ देखिएगा, जो सीजी वाले सेक्शन है ना? यहाँ से 40 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, उसका भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक? आप उस वीडियो को भी देखेंगे। और चलिए आपकी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? तो आप इन सब क्वेश्चन को कोशिश करिएगा, नोट डाउन करिएगा, है ना? नोट डाउन करने के बाद उसको पढ़िएगा, पढ़ने के साथ उसका बार-बार रिवीजन करिएगा, ठीक? हम लोग सारे तरीके के प्रश्न को करेंगे, ठीक? जैसे ही ये एमसीक्यूज़ खत्म होगा, ठीक है? एमसीक्यूज़ के बाद मैं कुछ थ्योरी क्लासेस लाऊँगा, ठीक? हम लोग थ्योरी में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं, है ना? मैं उसी को हिट करूँगा। सेकंड चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं। तो मैं जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट 1 वीक बचा रहेगा, है ना? 1 वीक रहेगा, जैसे ही आपका क्या होता है एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है? तो उस एडमिट कार्ड आने के बाद जितने दिन बचेंगे उसको मैं यहाँ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला सुंदर सा प्रश्न है। देखिए, ये आपका पहला सुंदर सा प्रश्न है और इसको आप करने की आप कोशिश करिए, है ना? इसको आप अब करने की कोशिश करिए। अब पेन का कलर कौन सा लें हम लोग दोस्तों? ये लेते हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न है, परम शून्य तापमान पर, है ना? परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है? देखिए तापमान कितना है तो याद रखिएगा परम शून्य है। और ये पदार्थ किस तरीके का है तो याद रखिएगा अर्धचालक है। तो अर्धचालक में परम शून्य तापमान पर जो विद्युत का प्रतिरोध है ना? विद्युत प्रतिरोध ये कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक? ए संपूर्ण अनंत, बी उच्च, सी देखिए ए संपूर्ण अनंत, बी उच्च, सी अल्प, डी शून्य। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण अनंत, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? संपूर्ण अनंत ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा परम शून्य ताप पर याद रखिएगा जो अर्धचालक की चालकता है ना, ये क्या हो जाती है? संपूर्ण अनंत कहने का मतलब क्या होती है? देखिए परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है, ठीक है? परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक आपका है, ठीक है? इसकी चालकता क्या होती है? शून्य होती है। इसकी चालकता क्या होती है? शून्य होती है ना? इसकी चालकता शून्य है, इसी मतलब क्या? प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। चालकता शून्य है इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध कितना ज्यादा है तो याद रखिएगा पूरा संपूर्ण है। जितना मैक्सिमम लग सकता था उतना क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है? उतना क्या है? प्रतिरोध है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा संपूर्ण अनंत, है ना? उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपका क्या तो अगला प्रश्न है ना? तो निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है आपको बताने हैं। ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी, है ना? ए तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जर्मेनियम, है ना? तो अर्धचालक याद रखिएगा, अर्धचालक में ट्रांजिस्टर जो बनता है वो किसका बना होता है तो याद रखिएगा जर्मेनियम धातु का, ठीक है? किसका बना होता है? जर्मेनियम धातु का। और ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में जर्मेनियम नहीं है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है? अगर आपके ऑप्शन में जर्मेनियम नहीं है तो अगर ऑप्शन में सिलिकॉन होगा तो आपको क्या लेंगे? सिलिकॉन लेंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों याद रखिएगा, है ना? क्या है तो अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है? दोनों के बारे में क्या याद रखना है आपको कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों क्या है तो अर्धचालक पदार्थ हैं, ठीक है? अर्धचालक क्या है? पदार्थ है। और अर्धचालक कहने का मतलब कौन सा? तो याद रखिएगा आपका सुचालक, है ना? सुचालक व कुचालक के बीच की स्थिति क्या होती है? अर्धचालक होती है, ठीक?
सुचालक और कुचालक, ठीक, सुचालक और कुचालक की जो बीच की स्थिति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है ना, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, इसको करते हैं हम लोग। देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, ये आपको बताना है ना। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, ये आपको क्या करना है, तो बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है आपका ए सिलिकॉन, बी क्वार्टज, सी सेरेमिक्स और डी जर्मेनियम। तो मैं इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना। ये दोनों इस प्रश्न का क्या तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये आपका अगला प्रश्न है और इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जो सही सुलेमित नहीं है उसको बताने हैं, है ना। इस प्रश्न में आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, ये हमें बताने हैं। ठीक है, देखिए मेसान, मेसान की खोज किसने की, ये आपको इसमें सही मिलान करना है। उसी प्रकार पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, इसके बारे में आपको बताना है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताने हैं। और परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम लोग देखना क्या है कि सुलेमित नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे है ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये क्या है, परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिक फर्मी, ये जो है गलत है। एनरिक फर्मी गलत है। ठीक है, तो पहले देखते हैं मेसान की खोज किसने की थी, नाम याद रखना है, हेडगी युकावा। ठीक, मेसान की खोज किसने की, तो हेडगी युकावा ने। उसी प्रकार पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन एंड हेस ने, याद रखना है ना, एंडरसन एंड हेस ने। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया, एच ए बेथे ने। किसने दिया, तो एच ए बेथे ने। ठीक है, और परा यूरेनियम संश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया गया था किनके द्वारा, तो याद रखिएगा जी टी सीबोर्ग के द्वारा। ठीक, जी टी सीबोर्ग के द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने दिया था, या किसके द्वारा किया गया था, तो जी टी सीबोर्ग के द्वारा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया कि सूर्य का ऊर्जा निर्माण होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि ये हमारे सूर्य देवता जी हैं, है ना। ये हमारे बेसिकली क्या है, तो सूर्य देवता जी हैं। यहाँ से क्या होती है, रोशनी हम तक पहुँचती है और रोशनी में क्या होता है, ताप होता है, जिससे हमें क्या होती है, अधिक ताप होने पर गर्मी महसूस होती है ना, गर्मी महसूस होती है। तो ये रोशनी जो आती है, इसमें जो ताप होता है, ठीक है, और ताप जो है क्या होता है, बेसिकली ऊर्जा ही होता है। तो ये ऊर्जा का निर्माण, सूर्य जो है ये ऊर्जा का निर्माण कैसे करती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा, ये हमें बताने हैं। नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा, है ना। सूर्य जो है ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा करती थी, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, और सूर्य याद रखिएगा, सूर्य का अधिकतर भाग किससे बना है, हाइड्रोजन से, है ना, हाइड्रोजन से और हीलियम से। ठीक, ये जो सूर्य बना है उसका अधिकतर भाग वो किससे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन से और हीलियम से। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें होता क्या है, अधिक ताप पर ये जो हाइड्रोजन है ना, अधिक ताप पर ये हाइड्रोजन, इसका क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, अधिक ताप पर हाइड्रोजन का क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि परमाणु रिएक्टर क्या है, ये आपको बताने हैं, है ना। परमाणु रिएक्टर क्या होता है, ये बताने हैं। ए परमाणु बम निर्माण स्थल, बी भारित पानी का तालाब,
सी यू 238 का उत्सर्जक और डी आणविक भट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो परमाणु रिएक्टर क्या है, तो याद रखिएगा ये है होती है भट्टी होती है ना। जिसमें किस प्रकार की भट्टी, तो आणविक भट्टी। इसी की मदद से क्या किया जाता है, तो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, परमाणुविक भट्टी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपको बहुत सुंदर सा प्रश्न है ना, और इस तरीके के प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि नाभिकीय रिएक्टर है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा आणविक भट्टी, उसके बारे में। और परमाणु बम में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। ए, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया होती है। बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। सी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित नहीं होता है ना, क्या नियंत्रित नहीं होती है। और डी, परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर जो है याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, देखिए परमाणु बम में क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, अनियंत्रित होती है। ठीक, इसीलिए परमाणु बम क्या होता है, जब भी इसका इस्तेमाल होता है, इसका जो ठीक है, इसका ऐसा समझिए इसका प्रभाव क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, तो अनियंत्रित है। ठीक है, किस प्रकार की है, तो अनियंत्रित है। जबकि नाभिकीय रिएक्टर में आप लोगों को कई बार देखा होगा है ना, कि कुछ कहीं गैस रिसा हो गया, ठीक है, या कहीं कोई दिक्कत हो गई, तो क्या होता है, इसी के जो भट्टी है उसी के अंतर्गत ही रहता है, या उससे कुछ है ना थोड़ा दूर माइनर दूरी तक ही वो फैल पाता है। और उसको लोग है ना, जो बहुत यंत्र है, ठीक है, जो इनके मैकेनिक्स यंत्र होते हैं उसके माध्यम से वो लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर पाते हैं, या ऐसा कहें, ठीक है, इनका जो मेन स्विच है तो उसको क्लोज कर देने से क्या होता है, वो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन परमाणु बम में ऐसा नहीं होता। परमाणु बम का इस्तेमाल में आप देखेंगे कि उसका प्रभाव कैसा रहेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका क्या, तो अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उत्तर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। बी, मोनोजाइट में थोरियम होता है। सी, भारत की समस्त तटवर्ती बालुओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। और डी, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ आपका मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, सही बात है, ये सही हो जाएगा। मोनोजाइट में थोरियम होता है ना, ये भी सही है ना, थोरियम होता है, और इसका निर्माण किसमें, तो परमाणुविक गतिविधियों के लिए किया जाता है। और भारत की समस्त तटवर्ती बालुओं में मोनोजेट प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ये गलत है ना। ये कौन सी इलाके में देखने को मिलता है, बेसिकली आपको केरल के तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है ना। और भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजेट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसको कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसको एनएमडीसी कहते हैं। ठीक है, ये सरकारी संस्था है, और यही केवल ये जो ठीक है जो परमाणु तत्व है उनका क्या करते हैं, उनका संसाधित या निर्यात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें सही हैं, 1 चीजें गलत है। ठीक है, उसको मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, हाँ, कैसा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है और भारत में इसके बढ़िया भंडार मिलते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए, प्लूटोनियम। बी, रेडियम। सी, थोरियम। डी, यूरेनियम। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोरियम, है ना। इस प्रश्न का आपको उत्तर कौन होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, थोरियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका सही प्रश्न है ना। ये आपका क्या है अगला, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको तत्व के नाम दिए हुए हैं 4, इनमें कौन सा तत्व जो है परमाणु गतिविधि में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, या परमाणु तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए, कैडमियम। बी, प्लूटोनियम। सी, थोरियम। डी, यूरेनियम।
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की, ठीक है, गतिविधियों में है। तो याद रखिएगा कैडमियम, ठीक है, कैडमियम। ज्यादातर पारा में इसका क्या होता है, प्रयोग आपको देखने को मिलता है ना। पारा से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसमें कैडमियम का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम, इन तीनों का प्रयोग याद रखिएगा। ये सभी क्या परमाणु ईंधन में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ना। परमाणु ईंधन में, परमाणु गतिविधियों में, परमाणु भट्टियों में प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और कैडमियम ये पारा से संबंधित गतिविधियों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे, है ना, ऐसा प्रश्न और पहले भी आ गया है। परमाणु बम का सिद्धांत, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है ऐसा कहें, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी उपयुक्त दोनों पर, और डी उपयुक्त में से किसी नहीं पर। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या, नाभिकीय संलयन, है ना। तो ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप करेक्ट करिएगा, है ना। मैंने नाभिकीय संलयन बोला ना, ये है आपका नाभिकीय विखंडन। ठीक है, देखिएगा, ठीक, मुझे सूर्य, है ना, जो सूर्य की रोशनी है ना, उससे संबंधित सिद्धांत क्या का याद आ रहा था। ठीक है, लेकिन वो ये परमाणु बम से संबंधित है। ठीक है, और सूर्य सिद्धांत, सूर्य रोशनी सिद्धांत दोनों ही अलग है ना। सूर्य रोशनी सिद्धांत और परमाणु बम का सिद्धांत दोनों ही अलग है। यहाँ पे आपको नाभिकीय संलयन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाभिकीय संलयन देखने को मिलता है। और परमाणु बम में याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और परमाणु बम में आपको नाभिकीय विखंडन देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी जो श्रृंखला कैसी रहती है, अनियंत्रित रहती है। इसकी श्रृंखला कैसी रहती है, तो अनियंत्रित रहती है। ठीक है, दोनों में। ये भी क्वेश्चन आज की ही क्लास में आया था, ये भी क्वेश्चन आज की क्लास में आया था। इसी में थोड़ा सा क्या हो जाता है, चीजें, ठीक है, मिक्स टाइप की हो जाती है। चलिए, इसको हम लोगों ने सही कर लिया। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर, याद रखने हैं आपको। चलिए ठीक है, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, और इस सुंदर से प्रश्न में आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन बम, ठीक है, विकसित किया गया था, या हाइड्रोजन बम बनाने वाले वैज्ञानिक का आपको नाम पूछा गया है। ए एडवर्ड टेलर द्वारा, बी बर्नर बॉन ब्रांड द्वारा, सी जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, डी सैमुअल कोहेन द्वारा। तो हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो याद रखिएगा एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। उसी प्रकार हाइड्रोजन बम याद रखिएगा किस पे, तो संलयन पर आधारित है ना, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, किसके लिए, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और नाभिकीय संलयन में याद रखिएगा ड्यूटेरियम, है ना, आपका क्या, तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये क्या करते हैं, संलयन कर ऊर्जा मुक्त करते हैं, है ना, क्या करते हैं, अपार ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बम की श्रृंखला भी किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा अनियंत्रित श्रृंखला है। हाइड्रोजन बम की श्रृंखला भी किस प्रकार की है, तो अनियंत्रित श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है, इनके संलयन से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो हाइड्रोजन बम को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो एडवर्ड टेलर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी, है ना, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, यूरेनियम का रेडियोधर्मी, ठीक है, इसका आप क्या करते हैं, भट्टियों में प्रयोग करते हैं। तो जब ये पूरी तरीके से विघटित हो जाता है, अलग अलग भागों में बच जाता है, तो उसके बाद जो अंतिम उत्पाद बचता है वो क्या होता है, आपको बताना है। ए सीसा, बी रेडियम, सी थोरियम, डी प्लूटोनियम, और डी यूरेनियम। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा, है ना। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका अगला प्रश्न है, इसको करने की आप कोशिश करिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक, कैसा है, तो यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताने हैं।
ठीक है, ठीक। तो यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, यूरेनियम 239। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम 235। आपको याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में जिसका इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे यूरेनियम 235। ठीक, कौन सा है, तो यूरेनियम 235। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है ना। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है या कहाँ पर स्थापित है, किस जगह पर स्थापित है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए नरोरा में, बी कलपक्कम में, सी तारापुर में, डी कोटा में। तो याद रखिएगा भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुर में। ठीक है, कहाँ, तो तारापुर में। और ये तारापुर है कहाँ, तो याद रखिएगा मुंबई में। ठीक, तारापुर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा मुंबई में, है ना, कहाँ, तो मुंबई में। ठीक है, और इसको याद रखिएगा यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ 1969 में। ठीक, कार्य प्रारंभ कब हुआ, तो 1969 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए दोस्तों ये आपका अगला प्रश्न है ना। इसमें पूछा गया आपसे कि इंदिरा गांधी, ठीक, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ, ये आपको बतानी है। ए महाराष्ट्र में, बी तमिलनाडु में, सी उत्तर प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ पे पूछा गया है कि कल्पक्कम प्रसिद्ध किस लिए है, ये आपको बताने हैं, है ना। कल्पक्कम जो है प्रसिद्ध किस लिए है, ये प्रश्न है और ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, बी रक्षा प्रयोगशाला के कारण, सी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण और डी अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। किसके लिए, तो परमाणु संयंत्र, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। ठीक है, और ये कल्पक्कम है कहाँ, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है ना। कहाँ है, तो तमिलनाडु में। और यहाँ है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, ठीक है, परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु के कहाँ, तो कलपक्कम में। ठीक है, तमिलनाडु के कहाँ, तो कलपक्कम में। और ये है क्या, तो परमाणु शक्ति संयंत्र है ना, परमाणु शक्ति संयंत्र है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कलपक्कम में देखिए जो आपका रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर, इसमें शीतलक के रूप में, है ना, जब क्या होती है हीट बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए इनमें से दिए गए चीजों में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी भारी जल, सी समुद्री जल, डी द्रवित सोडियम। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा द्रवित सोडियम, है ना। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा द्रवित सोडियम। तो कलपक्कम में शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो द्रवित सोडियम का। ठीक है, किसका, तो द्रवित सोडियम, हाँ, इसको द्रवित सोडियम कहें या गलित सोडियम कहें, इसका क्या होता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है किसके, किस लिए, तो शीतलक के रूप में। ठीक, किस लिए, तो याद रखिएगा शीतलक के रूप में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, हाँ, ये आपका अगला प्रश्न है। भारत में भारी जल बनाया जाता है ना। आप लोगों ने क्या भारी जल का नाम सुना होगा, ठीक है, ये तो सुना ही होगा, ये पढ़े भी होंगे आप लोग। ठीक है, पढ़े होंगे इसको विज्ञान में। ठीक है, विज्ञान में 8वीं 9वीं के पुस्तक में आपको भारी जल देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत में भारी जल बनाया कहाँ जाता है, ये पूछा है आपसे। ए ट्राम्बे में, बी असम में, सी दिल्ली में, डी भिलाई में।
तो याद रखिएगा ये ऑप्शन है ट्राम्बे में। ठीक, ऑप्शन है ट्राम्बे में। ट्राम्बे कहाँ है तो याद रखिएगा मुंबई में, है ना। ट्राम्बे कहाँ है तो याद रखिएगा मुंबई में। और यही है आपका भारी जल बोर्ड। यही क्या है तो भारी जल बोर्ड। और यहीं पे क्या होता है तो भारी जल को बनाया जाता है। यहीं पे क्या किया जाता है तो हैवी वाटर है ना जो, उसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, है ना। और जब तक परिचारक का एग्जाम नहीं हो जाता, हमारे जितनी भी क्लासेस हैं वो आपके कंटिन्यू रहेंगी। हमारी क्लासेस जो है क्या होंगी, कंटिन्यू रहेंगी। यहाँ से आपको विज्ञान, ठीक है, विज्ञान है, भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ है और आपका करेंट, सबको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से कर लेंगे। और विज्ञान जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसा मैं भी करा रहा हूँ। 15 नंबर के आसपास का हो सकता है कि न्यूमेरिकल देखने को मिले, चांसेस कम है लेकिन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और उसके बाद 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल पे देखने को मिलेंगे। अच्छे कहने का मतलब मीडियम लेवल के, है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कौन सी स्तर का है, 10वीं स्तर का है ना। आपका पेपर जो है 10वीं स्तर का है। ठीक है, चलिए चलिए पढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ।